Good morning. Today is 23rd of June 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इंपावर किया आरबीआई को ताकि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को सुलझा सके। अब उसी का पावर का यूज करते हुए आरबीआई ने 12 ऐसी कंपनीज पे कार्रवाई करने का बंद बना लिया है जिन्होंने 5,000 करोड़ से ज्यादा रुपए लिए बैंक से, लेकिन वो अभी बैंक्स का पैसा नहीं वापस कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल को हम बेसिक्स के साथ कवर करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है। वहां पे सऊदी अरेबिया के किंग ने अपने ही बेटे को क्राउन प्रिंस डिक्लेयर कर दिया है, तो क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इस डिसीजन के, वो हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। यहां पे बीच में जो बड़ा आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रांस से रिलेटेड ये आर्टिकल है। वहां के जो प्रेसिडेंट है फिलहाल मिस्टर मैक्रोन, उनकी ही पार्टी को मेजॉरिटी हासिल हो गई है नेशनल असेंबली में भी। तो क्या इसके फायदे या नुकसान होंगे, तो वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस की गई है। एग्जाम के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे जो आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स क्रुएल्टीज एक्ट में काफ़ी सारे बदलाव किए और जो मार्केट को रेगुलेटिंग में भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए। तो उस पर काफ़ी सारी हमारे देश की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने विरोध किया सेंट्रल गवर्नमेंट के नए रूल्स का। उन्होंने कहा कि आप ट्रेडिशंस और कस्टम्स में इंटरफेयर कर रहे हो, आप ये रेगुलेट कर रहे हो कौन क्या खाएगा या नहीं खाएगा। तो काफी ज्यादा विरोध हुआ इस बात का। तो इस आर्टिकल में दूसरा पक्ष पेश किया गया है कि आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन रिफॉर्म्स को, उन नई गाइडलाइंस को, रेगुलेशंस को क्यों जारी किया, तो वो जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल से। यहां पे आज फ्राइडे है, लेफ्ट राइट सेंटर 3 तरह के वीडियो डिस्कस किए गए हैं। टॉपिक क्या है? इट्स प्रोहिबिशन द आंसर। प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। अब वैसे तो देखिए निषेध वर्ड तो किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे जो प्रोहिबिशन वर्ड यूज किया जाता है वो शराब के लिए किया जाता है। तो आर्टिकल का मुख्य विषय यही है, क्या शराबबंदी आंसर है या नहीं है। तो इस इश्यू को भी हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बैकवर्ड क्लास के लिए नई बॉडी बनाई जा रही है और ओबीसी क्लास के लिए नई बॉडी बनाई जा रही है। मतलब बॉडी तो वो ही है, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जा रहा है। तो आर्टिकल कहता है कि एक प्रकार से डर व्यक्त किया गया है डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स की पावर कैप्चर कर रहे हैं ये बॉडी बना के, इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे के। इसके अलावा 2 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे, एक इंडियन एक्सप्रेस का और एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आरबीआई से रिलेटेड जो आर्टिकल है। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या की बात करें तो बहुत ज्यादा विकराल रूप ये धारण कर चुकी है। फिलहाल 7 लाख करोड़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इतना ज्यादा पैसा रुका हुआ है। अगर इतना सारा पैसा वापस आ जाए बैंक्स के पास में तो वो दोबारा से लोन देना स्टार्ट करेंगे और हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा काफी ज्यादा। तो आरबीआई को काफी ज्यादा पावर्स जो दी गई थी सरकार के द्वारा, अब उन्होंने आदेश दिया है बैंक्स को कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट कीजिए उन 12 कंपनीज के खिलाफ में। अब आपके मन में आया होगा कि आखिरकार ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती क्या हैं, वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखिए 12 कंपनीज जिन्होंने 5,000 करोड़ से ज्यादा रुपए बैंक से ले रखे हैं लेकिन वो अपना पैसा नहीं चुका रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का बंद बनाया है आरबीआई ने और बैंक्स को आदेश दिया कि आप कार्रवाई स्टार्ट कीजिए। आरबीआई ने देखिए उन कंपनीज के नाम तो नहीं बताए। नाम इसलिए नहीं बताते क्योंकि देखिए एक बार पहले आरबीआई ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि हम नाम नहीं बता सकते। वो नाम इसलिए नहीं बताते, मान लीजिए किसी कंपनी का नाम पब्लिक हो जाए कि वो इतना इतना पैसा है और वापस नहीं दे रहे हैं, तो काइंड ऑफ उनके शेयर मार्केट में शेयर क्रैश हो जाएंगे, उनको वैसे ही लोन कोई और नहीं देगा, उनकी रेटिंग्स खराब हो जाएंगी। इसलिए समस्या जो है वो तो और ज़्यादा बेकार हो जाएगी। वो पहले से लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उनका नाम और ज़्यादा खराब हो गया मार्केट के अंदर में, तो वो बिल्कुल ही लोन नहीं चुका पाएंगे क्योंकि लोन उनको देगा ही नहीं कोई बाद में और ज़्यादा, तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए आरबीआई के पहले के जो गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने कहा था ये बात सुप्रीम कोर्ट को कि नाम बताने से समस्या हल नहीं होगी बल्कि और ज़्यादा खराब हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का मतलब यह था कि जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं कम से कम उनका नाम पता तो लगना चाहिए जनता को कि कौन ऐसा आदमी है कि लोन नहीं चुका पा रहा है। समझ गए? इकोनॉमिक्स अलग जगह है और दूसरी वो अलग जगह है। हर बार ऐसा ही होता है। इवन फार्मर्स के लोन में देख लीजिए, फार्मर्स की लोन की बात करते हैं तो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि फार्मर्स का लोन माफ नहीं करना चाहिए, इससे समस्या और ज़्यादा विकराल हो जाएगी। लेकिन सरकार अब लगातार देखिए कई सारी सरकारों ने लोन माफ किए ही हैं। तो अब देखते हैं, कुछ बेसिक्स जानने की हम कोशिश करते हैं। ये देखिए इंसॉल्वेंसी क्या होता है। मान लीजिए कोई कंपनी ने लोन लिया बैंक से लेकिन वो अभी सक्षम नहीं है लोन चुका पाने में। वो कहते हैं देखिए हम चुका ही नहीं सकते, हमारे पास में पैसा है ही नहीं, तो उस चीज को कहते हैं इंसॉल्वेंसी। तो फिर बैंकरप्सी क्या है? बैंकरप्सी मतलब दिवालिया। जब इंसॉल्वेंसी को लीगली डिक्लेयर कर दिया जाए, एक तो मान लीजिए देखिए किसी ने पैसे लिए वो चुका नहीं पा रहा है, उसको पता है मैं नहीं चुका पा रहा हूं, इंसॉल्वेंसी हो गई है, लेकिन एक वो पब्लिकली कह देता है बैंक को कि देखिए हमारे पास में पैसा है ही नहीं, अपने आप को पब्लिकली डिक्लेयर कर देता है कि हम तो बैंकरप्ट हो चुके हैं। फिर बैंक्स
पैसे नहीं मांगेंगे उससे, फिर बैंक्स अलग तरह से पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो अलग तरीका क्या होता है? वो अलग तरीका होता है लिक्विडेशन। मान लीजिए, देखिए माल्या है, माल्या की कंपनी है, काफी सारे पैसे लिए, अब उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। तो एसबीआई वाले क्या करेंगे? माल्या की किंगफिशर कंपनी के जो विमान है वो बेचेंगे, उनके जो प्रॉपर्टी पड़ी है वो बेचेंगे, लिक्विडेट करेंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज को लिक्विडेट करेंगे और अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। समझ गए? एक पहले ये पॉइंट था कि हालांकि आरबीआई ने नाम नहीं बताया कि कौन सी ऐसी 12 कंपनीज हैं, लेकिन वैसे वो 12 कंपनीज स्टील की कंपनीज ही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मंदी आई थी, मंदी का सबसे बुरा असर जो हुआ था वो स्टील की कंपनीज पे ही हुआ था और उनके जो रेट्स थे काफी ज्यादा क्रैश हो गए थे। समझ गए? तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी और लिक्विडेशन क्या होता है। देखिए पहले क्या होता था, अब किसी कंपनी ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया तो काफी सारे कानून थे, बैंक अपना पैसा आसानी से निकलवा नहीं पाते थे। एक कोई सिंगल कानून नहीं था, कंपनीज के लिए हाई कोर्ट्स थे और इंडिविजुअल केसेस के लिए काफ़ी सारे एक्ट्स थे। एग्जांपल के तौर पे प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 1909, उसके बाद में द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। तो ये सारे एक्ट्स थे, याद रखने की कतई आवश्यकता नहीं है, बस एक पॉइंट याद रखिए। तो इसका क्या नुकसान होता था? देखिए बहुत बहुत साल लग जाते थे। अब बैंक को बेचना है, माल्या के एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, माल्या के विमान बेच के बैंक्स को अपना पैसा वापस लेना है, केस चलेगा माल्या के खिलाफ में। लेकिन देखिए अब इतने सारे कानून हैं, इतनी सारी अथॉरिटीज हैं, तो काफी ज्यादा ओवरलैपिंग होती थी, एफिशिएंसी काफी कम होती थी, तो ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती थी। मीनवाइल वो पैसा तो फंस जाता था ना सरकार का, बैंक्स का। तो एक केस को सोल्व करने में ऑलमोस्ट 4.5 साल लग जाते थे। बाद में सरकार ने क्या किया? सरकार ने नए गाइडलाइंस जारी करी, मतलब नया कोड बनाया, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, पिछले साल की ये बात है। तो क्या था उस नए कोड में? उस नए कोड में सरकार ने देखिए एक ही अथॉरिटी बना दी कंपनीज के लिए, एक ही अथॉरिटी रहेगी जिसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। पहले इतनी सारी अथॉरिटीज थी, इतने सारे एक्ट्स थे, अब एक ही कोड है, एक ही अथॉरिटी है। कंपनीज के लिए है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और इंडिविजुअल्स के लिए है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। समझ गए? और टाइम फ्रेम भी निश्चित कर दिया कि 180 डेज के अंदर में आपको ये पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी है, और एक्सटेंड किया जा सकता है अगर किसी कारणवश डिले होता है तो सिर्फ 90 दिनों के लिए। तो ये पूरा काफी सारी चेंजेस किए, नया कोड सरकार ने बनाया ताकि ये इंसॉल्वेंसी के केसेस है उनको जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। और भी काफी सारी चीजें थे, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का यूज किया जाए, दोनों चीजों में, कंपनीज के केसेस में भी और इंडिविजुअल के केसेस में भी। तो अब वे फॉरवर्ड में आर्टिकल कहता है कि देखिए एक्चुअल टाइम फ्रेम से पता लगेगा कि कितनी जल्दी इन केसेस को सोल्व किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सच है कि सरकार ने नया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया था, लेकिन अभी भी वो इनफेंसी स्टेज में है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस यानी बहुत ज्यादा केसेस को सोल्व किया हो उस कोड का यूज करके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का यूज करके। दूसरा ये है, ये बैंक का जो कंसोर्टियम है उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए अब मान लीजिए कोई कंपनी है, अपना लोन चुका पाने में सक्षम नहीं है, तो बैंक तो अपना पैसा निकलवाएंगे ना, लेकिन उससे पहले बैंक कोशिश करेंगे कि इस लोन के केस को, इसका रेजोल्यूशन किया जा सके बिना लिक्विडेट करे, बिना प्रॉपर्टी बेचे। अब मान लीजिए माल्या की कंपनी, माल्या ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, ऑपरेशन भी बंद कर दिया था किंगफिशर का, बिल्कुल विमान उड़ाना बंद कर दिया था। लेकिन कई सारी कंपनीज तो ऐसी है ना, वो रनिंग स्टेज में है, लेकिन अपना लोन चुका पाने में सक्षम नहीं है। अगर बैंक उनकी प्रॉपर्टी बेचेगा तो निश्चित तौर पे प्रॉपर्टी बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। तो काफी सारे लोग भी तो काम कर रहे होते हैं ना, उनका एम्प्लॉयमेंट का इशू भी तो है। तो अच्छी बात तो यही है कि बैंक उन कंपनीज के साथ में जो अपना लोन वापस नहीं दे रहे हैं, किसी तरह से वो केस रिजोल्व कर लें, और ताकि वो जॉब्स भी बच जाएं उन लोगों की। नहीं तो आखिरी जो रास्ता बचता है वो तो यही बचता है कि उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी एसेट को लिक्विडेट किया जाए, बेच दिया जाए और बैंक अपना पैसा वापस लें। तो ये पूरा आर्टिकल था। सऊदी अरेबिया से रिलेटेड ये आर्टिकल है, देखिए यहाँ पे है सऊदी अरेबिया, और एक ये भी देख लीजिए कतर यहाँ पे है। कतर क्यों सुर्खियों में है फिलहाल, क्यों न्यूज़ में है? टेररिज्म के मुद्दे पे जो ये सारे सऊदी अरेबिया के साथी देश थे, यानी ये मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज थे, इन्होंने मिलकर डिसीजन लिया कि कतर को वो आइसोलेट करेंगे, ब्लॉकेड करेंगे, क्योंकि कतर जो है वो टेररिस्ट का साथ दे रहा है, इसलिए ये सुर्खियों में था कतर। अभी फिलहाल के जो राजा हैं वो ये हैं सलमान। मोनार्की है सऊदी अरेबिया के अंदर में, याद रखिएगा, डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की है। और कौन मोनार्क है फिलहाल, यहाँ के राजा कौन है? सलमान ये। और ये है मोहम्मद बिन नायफ, और ये हैं प्रिंस क्राउन, अब इनको क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया गया है। जो ये हैं इनके बेटे हैं फिलहाल के किंग के, और पहले इनको बनाया जाना था मोहम्मद बिन नायफ को, लेकिन अब इनको नहीं बनाया जा रहा है, इनको बनाया जा रहा है इनके ही किंग के ही बेटे को, प्रिंस मोहम्मद को। तो अब थोड़ा सा क्यों ये इशू हमने डिस्कस किया, देखिए जो ये फिलहाल के क्राउन प्रिंस हैं इनकी उम्र सिर्फ 31 साल है। ये देखिए
जिनकी हमें अभी बात करी, इनकी उम्र सिर्फ 31 साल है और इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्मर इनको माना जा रहा है, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स ये लाए वुमेन राइट्स के बारे में। सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जहाँ पे वुमेन राइट्स की बात होती है और काफ़ी कम वुमेन राइट्स हैं। इवन 2 वुमेन की गवाही 1 मेल के बराबर में है। ड्राइविंग नहीं करने दी जाती वुमेन्स को वहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर में। इवन सऊदी अरेबिया की वुमेन को बाहर के देशों में पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा जाता। वो बात बिल्कुल अलग है कि अब सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात कही कि वुमेन राइट्स में, वुमेन की सिचुएशन में सुधार होना चाहिए। इन्होंने विजन भी दिया, विजन 2030, और इन्होंने कहा कि देखिए सऊदी अरेबिया को अगर असल में तरक्की करनी है तो वो ऑयल पर डिपेंड होकर नहीं रह सकते। फिलहाल की जो सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो ऑयल के कारण में हुआ है, तेल बेच के हुआ है, लेकिन तेल एक लेवल के बाद में तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपको इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का कुछ नया रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा और ऑयल की जो एडिक्शन है उसे छोड़ना पड़ेगा। ये तो हुई इनकी पक्ष की बातें। नेगेटिव की बातें ये हैं कि देखिए अभी देखिए जो वहाँ के किंग हैं यानी इनके फादर हैं वो आमतौर पे पैलेस में ही रहते हैं और क्योंकि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं अपनी, तो अभी जो सऊदी अरेबिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो अभी फ़िलहाल इनडायरेक्ट तौर पे यही शेप कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी पॉलिसीज़ जिन पर सवाल उठे वो ये हैं, येमन में इन्होंने वार छेड़ा और अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकी है येमन में, वहाँ पर सिविल वार चल रहा है। इवन ईरान के खिलाफ में भी इन्होंने काफ़ी टफ लाइन ली और काफ़ी ज़्यादा टेंशंस क्रिएट हो गई इस पूरे रीजन में और इंस्टेबिलिटी आने का खतरा हो गया। पूरा रीजन शिया और सुन्नी के बीच में डिवाइड हो गया। और तीसरा जो केस है कतर के खिलाफ में जिन्होंने ब्लॉकेड लाया है, तो उससे तो और भी ज़्यादा टेंशंस क्रिएट हो गई हैं। कुछ दूसरा रास्ता निकालना चाहिए था। अगर कतर टेररिज्म का रास्ता दे रहा था, टेररिज्म पे चल रहा था, वहाँ पे टेररिस्ट का साथ निभा रहा था, तो कुछ दूसरा रास्ता सोचना चाहिए था इस समस्या को हल करने के लिए। ब्लॉकेड से तो वहाँ के देश जो हैं, जो कतर के लोग जो हैं वो और ज़्यादा सफ़र करेंगे इस प्रॉब्लम से। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है क्राउन प्रिंस का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, हमने थोड़े बहुत पिक्चर को जानने की कोशिश करी कि किस प्रकार से पिक्चर उभर सकती है या फिर क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इनको क्राउन प्रिंस डिक्लेयर करने के बाद में। अगला जो है ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले दिनों चेंज किया था जो द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल्स रूल्स 2017। अब देखिए जो अपोजिशन पार्टीज या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसा कहना कि ये रूल्स बना के सरकार मेजॉरिटी बिलीफ्स को आगे बढ़ा रही है, यानी कम्युनल बायस कर रही है सरकार। लेकिन आर्टिकल कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द मेन रीजन क्या था? मेन रीजन ये था कि देखिए नेपाल के अंदर में काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही थी। हमारे यहाँ से एनिमल्स की काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही थी नेपाल के अंदर में, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी एनिमल्स की। वहाँ पे नेपाल में एक फेस्टिवल आयोजित होता है जिसका नाम है गाड़ी मई। यहाँ पे देखिए ये फेस्टिवल आयोजित होता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, मुख्य तौर पे बफेलो को बलि दी जाती है बफेलो की। जब सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पता लगा तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि कोई भी एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा नेपाल के अंदर में। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया कि आप रूल्स बनाइए ताकि इस प्रकार से जो मार्केट के अंदर में से स्मगलिंग होती है नेपाल के अंदर में, वो स्मगलिंग होना बंद हो जाए। तो मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए आप गाइडलाइंस जारी कीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा आदेश दिया। तो इस आदेश के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड को कहा कि आप नए गाइडलाइंस ड्राफ्ट कीजिए। तो उसी के बाद में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने जब ये गाइडलाइंस ड्राफ्ट की तो 30 दिनों के अंदर में ऑब्जेक्शंस भी इनवाइट किए गए थे। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन गाइडलाइंस को जारी किया कि इस प्रकार से जो एनिमल्स की मार्केट है वो उनको रेगुलेट किया जाना है। तो अब देखिए जो अपोजिशन पार्टीज का जो तर्क है कि इससे सरकार एक कम्युनल एजेंडा को आगे कर रही है, तो आर्टिकल के अनुसार यह तर्क बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आर्टिकल नंबर 14H क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14H ये कहता है कि किसी भी एनिमल को वहाँ पे किसी भी एनिमल को गहने नहीं पहनाए जा सकते, उसकी डेकोरेशन नहीं की जा सकती। जबकि देखिए जो थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल है, केरला का ये फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल तो बिल्कुल ही अधूरा है अगर हाथियों को इस प्रकार से गहने ना पहनाए जाएं। तो अपोजिशन पार्टीज का ये तर्क कि सरकार जो है एक पर्टिकुलर धर्म को आगे कर रही है, ये सरकार का तर्क, ये अपोजिशन पार्टीज का तर्क सही नहीं है। बाद में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये लाइन काफ़ी अच्छी है। देखिए हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारी जो पॉलिटी है, जो हार्मनी हमने डेवलप करी है 70 सालों के अंदर में, 70 साल पहले आज़ादी के समय डिफरेंट रेस, डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग एक साथ आए थे और उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम एक सेकुलर डॉक्यूमेंट जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से मिलकर रहेंगे। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इतिहासपूर्ण वो डिसीजन था जो हमने लिया था, हमने अपना संविधान बनाया था। अब अपोजिशन पार्टीज उस संविधान को ना तोड़ें,
इससे हमारे जो ऑलरेडी देखिए इतनी ज़्यादा एथनिसिटीज रहती हैं, हमारी पॉलिटी को कमज़ोर ना करें, क्योंकि जो हमारा फैब्रिक है वो अभी भी इतना मजबूत नहीं हुआ है। तो आप उस फैब्रिक को कमज़ोर करने की कोशिश ना कीजिए। लोगों को डिफरेंट कास्ट के नाम पे, डिफरेंट एथनिसिटीज के नाम पे आप मत डिवाइड कीजिए। तो ये लाइन काफ़ी अच्छी है, ऐसे के अंदर में हम इसे यूज कर सकते हैं। अगला आर्टिकल देखिए वही है राइट, लेफ्ट और सेंटर। राइट की तरफ से बोल रहे हैं सैबल गुप्ता और लेफ्ट की तरफ से बोल रहे हैं हार्टमैन डी सूजा और सेंटर की तरफ से बोल रहे हैं एम ए बेबी। क्या प्रोहिबिशन आंसर है, क्या शराबबंदी आंसर है? काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट में जिन्होंने लेफ्ट के बारे में बोला उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल्स दी हैं कि इस स्टेट में हुआ तो ये हुआ, अगर गुजरात में इंप्लीमेंट हुआ तो ये हुआ। इतनी ज़्यादा डिटेल्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेनली एक पॉइंट बनता है वो सिर्फ कि डिफरेंट स्टेट्स में पहले भी कोशिश की गई शराबबंदी इंप्लीमेंट करने की, लेकिन का फेलियर हो गई डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में। जैसे एग्जांपल के तौर पे गुजरात में ये कहते हैं कि गुजरात में अभी एक मोबाइल में एप्लीकेशन है कि आप शराब को अपने ठिकाने पे मंगवा सकते हो। इवन नागालैंड में या फिर बिहार में भी पड़ोसी राज्यों से शराब की स्मगलिंग होती है। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट बनता है कि जहां भी इंप्लीमेंट की गई है वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितना सोचा गया था। अब और क्या पॉइंट्स हैं इनके? इंडिविजुअल हेल्थ, ये कहते हैं कि देखिए जब शराबबंदी इंप्लीमेंट की जाती है तो नकली शराब बनना स्टार्ट हो जाती है। नकली शराब बनना स्टार्ट हो जाती है तो वो नकली शराब अगर लोग पीते हैं तो उनकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इवन बिहार में भी हमने देखा नकली शराब पीने से काफ़ी लोगों की वहाँ पे मौत हो गई थी। उसके अलावा ये कहते हैं इकोनॉमी को काफ़ी लॉस होता है, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आता है सरकार को शराब से, तो इससे शराबबंदी को इंप्लीमेंट करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होता है, इकोनॉमी प्रभावित होती है। एडमिनिस्ट्रेशन भी करप्शन की तरफ जाता है। अब देखिए पुलिस कहीं कहीं शराब को, नकली शराब को बनने देना अलाउड कर देती है और रिश्वत खाती है, तो इससे तो एडमिनिस्ट्रेशन में और भी ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। बाद में वही चीज़ें हैं बूट लेगिंग, नकली शराब या फिर स्मगलिंग, लिक्वर माफियाज जन्म लेते हैं और पुलिस की सहभागीदारिता पाई जाती है नकली शराब के इस पूरे धंधे में। राइट टू चूज़, राइट टू चूज़ क्या है? देखिए इंडिविजुअल्स को अधिकार है कि वो अपने आप से डिसाइड करें कि हम शराब पिएंगे या नहीं पिएंगे। तो सरकार कौन होती है? जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट में इंटरफेरेंस करने वाली। अगला जो पॉइंट है टूरिज्म, यानी देखिए विदेशों से जो लोग आते हैं, अब जैसे बोध गया की बात कर लीजिए, बिहार में बोध गया काफ़ी फेमस है, नालंदा भी फेमस है, तो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं तो उनको शराब नहीं मिल पाती, तो टूरिज्म सेक्टर भी प्रभावित होता है। इवन कई सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो भी शराब का सेवन करते हैं, मतलब उनके कल्चरल में है, प्रैक्टिसेस हैं उनके, वो नशा के लिए नहीं करते लेकिन उनकी प्रैक्टिसेस के अनुसार ट्राइबल शराब का सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से जो वहाँ उनकी जो ट्राइबल लोगों की जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी इससे प्रभावित होगी। अब देखिए पक्ष में कौन बोलते हैं? राइट वाले पक्ष में बोलते हैं। ये कहते हैं कि देखिए शराब पीने से इतनी सारी समस्याएं होती हैं, कैंसर प्रॉब्लम्स होती हैं और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या मतलब ये बुद्धिमत्ता तो नहीं हुई शराब पीना। उसके बाद में कहते हैं सोशल कंसिक्वेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब देखिए गरीब आदमी जब अपने सारे पैसे को शराब में खर्च कर देता है और घर आके झगड़ा करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, अपनी पत्नी और बेटों को पीटता है, बच्चों को पीटता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, बेटों नहीं बोलना चाहिए, हमेशा हमें बच्चों बोलना चाहिए, मुंह से बेटा निकल गया था क्योंकि ये हमेशा हमें जेंडर न्यूट्रल रहना है, सॉरी। तो उसके बाद में देखिए जब अपने चिल्ड्रंस को पीटता है कोई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखिए पुअर्टी, तो एक बात देखिए गरीबी से और ज़्यादा फैल जाती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने साफ साफ लिखा है शराबबंदी को इंप्लीमेंट किया जाना है, हमारे आर्टिकल्स में साफ साफ लिखा है। कौन सा आर्टिकल है? शायद 48 आर्टिकल है। उसके बाद में देखिए बात करते हैं कि विदेशों में शराबबंदी को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ये कहते हैं कि देखिए विदेशों की बात की जाए, डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जाए, तो उसके बाद में देखिए शुरू में डेवलप्ड कंट्रीज ने भी शराबबंदी को इंप्लीमेंट किया था, प्रोटेस्टेंट की, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने ये इंप्लीमेंट किया था। प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथलिक मूवमेंट चली थी वहाँ पे, तो वहाँ पे देखिए प्रोटेस्टेंट की क्या धारणा थी? प्रोटेस्टेंट की यही तो धारणा थी क्रिश्चियंस में कि वो एक प्रकार से कम पैसा खर्च करेंगे और बिल्कुल आरामदेह लग्जरी वाली लाइफ नहीं जिएंगे और पैसे को बचाएंगे। और यहीं से तो कैपिटलिज्म की बुनियाद पड़ी थी। अगर पैसे को बचाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? बिजनेस में लगाएंगे, अयासी में नहीं लगाएंगे, लग्जरी में नहीं लगाएंगे। तो यहीं से कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई थी और यहीं से डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप हुए थे। तो ऐसा कहना है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि डेवलप्ड कंट्रीज में शराबबंदी नहीं इंप्लीमेंट की गई थी, वहां भी इनडायरेक्ट रूप से इंप्लीमेंट की गई थी। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में देखिए सेंटर में क्या कहता है? इनका बैलेंस्ड व्यू जो है वो इतना बैलेंस्ड नहीं है, वो लेफ्ट के पक्ष में ही है। देखिए द हिंदू जो है वो एक थोड़ा सा बहुत इनका जो आइडियोलॉजी रहती है वो लेफ्ट की रहती है, तो इनका जो सेंटर है वो भी लेफ्ट ही हो जाता है, समझ गए? तो ये कहते हैं कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यानी गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती सिविलाइज सोसाइटी के अंदर में, इंटरफेयर नहीं कर सकती कस्टमरी प्रैक्टिसेस के अंदर में, रिलीजियस राइट्स के अंदर में, रिचुअल्स के अंदर में,
और ये कहते हैं कि देखिए विभिन्न गवर्नमेंट्स ने, इवन जो यूएस ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था शराबबंदी का 1920 में, 13 साल तक शराबबंदी इंप्लीमेंट रही थी वहाँ पे, लेकिन बाद में वहाँ पे जो 18th अमेंडमेंट के तहत में शराबबंदी इंप्लीमेंट की गई थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को निरस्त कर दिया गया था। और अपने आप में एकमात्र एक ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिजेक्ट करना है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, यानी आज तक यूएस गवर्नमेंट ने अपने किसी भी डिसीजन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिजेक्ट नहीं किया है, सिर्फ एकमात्र शराबबंदी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिजेक्ट किया है। फिर ये कहते हैं कि देखिए ये तो इलेक्शन इश्यूज हैं, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने ये किया तो ये वोट हासिल करने के लिए किया, इवन केरला ने ये इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट किया था, तो वहाँ पे रूलिंग पार्टी में एक प्रकार से डिफरेंसेस थे, इसलिए उन्होंने ये इंप्लीमेंट किया था। अगर सही में सरकार को करना है इस तरह के डिसीजन इंप्लीमेंट करने हैं तो उनको डी एडिक्शन सेंटर्स खोले जाने चाहिए। इवन कई सारे धर्म ऐसे हैं वहाँ भी शराब का सेवन होता है, तो कोई खास पॉइंट नहीं है, सेंटर के थोड़े बहुत लेफ्ट से रिलेटेड यही पॉइंट्स हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल देखिए ये है बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है। लोकसभा ने पिछले दिनों जो एनसीबीसी बनाने का निर्णय लिया, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अभी ये है बॉडी जो है अभी, लेकिन वो बॉडी स्टैच्यूटरी बॉडी है, सरकार ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने का डिसीजन लिया और लोकसभा में ये जो प्रस्ताव था वो पारित भी हो गया, अभी राज्यसभा के अंदर में है और सिलेक्ट कमेटी के पास में भेजा गया है। पहले देखिए इसे जो बनाया गया था वो इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद बनाया गया था और उसके बाद में स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई गई थी ये। और ये देखिए ये जो बॉडी है वो सारे केसेस एग्जामाइन करती है कि कौन सी कास्ट ऐसी है जिसको बैकवर्ड क्लास में शामिल किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बॉडी बनाई थी 1993-95 के आसपास, एग्जैक्ट तो याद नहीं। उसके बाद में क्या है, अब डर क्या है, देखिए डिफरेंट स्टेट्स को ये डर है कि उसमें एक पॉइंट है कि प्रेसिडेंट चाहे तो पब्लिक नोटिफिकेशन के बाद में किसी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को किसी भी स्टेट में हो या फिर यूनियन टेरिटरी में हो उसको बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया जा सकता है। अब देखिए स्टेट्स को यह डर लगता है कि लैंग्वेज जो है इस क्लास की वो बिल्कुल सेम है जो लैंग्वेज आर्टिकल नंबर 341 और 342 की है। अगर ये एक्ट पास हो गया उसके बाद में तो देखिए अभी स्टेट गवर्नमेंट भी किसी कास्ट को ओबीसी का दर्जा दे सकती है, बाद में वो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में सक्षम नहीं होगी किसी कास्ट को ओबीसी का दर्जा दे पाने में, वो पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ जाएंगी, क्योंकि अभी पावर्स जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में है, लेकिन प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही तो करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यानी एससी एंड एसटी सिर्फ जो अभी जो पावर्स प्रेसिडेंट के पास में है, सेम पावर्स ओबीसी का दर्जा देने की वो अब प्रेसिडेंट के पास में आ जाएगी, इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ जाएगी। तो काइंड ऑफ जो फेडरलिज्म को है वो अंडरमाइन कर रहा है ये एक्ट, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को अपने इससे काफी सारी शिकायतें हैं, तो इसको एड्रेस किए जाने की आवश्यकता है। आगे जो है गोरखालैंड एजिटेशन। गोरखालैंड एजिटेशन की अगर देखिए बात करें तो हमने ये इशू थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, 1 मिनट के अंदर में मैं आपको रिकैप करवा देता हूं। देखिए आज़ादी से पहले भी जो गोरखालैंड है वो इशू काफ़ी सुर्खियों में था। देखिए जो नेपाल के जो गोरखास थे उन्होंने अटैक किया दार्जिलिंग के ऊपर में और सिक्किम के ऊपर में। बाद में जो ट्रीटी ऑफ सुगाली साइन हुई थी और काफ़ी हार्श वो ट्रीटी थी और एक नेपाल के अंदर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखना था नेपाल को। उसके बाद से जो यहाँ का जो एरिया है दार्जिलिंग के साइड का एरिया है वो ऑटोनमी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। 1909 के जो रिफॉर्म्स थे या फिर 1919 के रिफॉर्म्स थे या बाद में साइमन कमीशन आया था, हर एक जो कमीशन आया था यहाँ के गोरखास ने रिप्रेजेंटेशन दी डिफरेंट कमीशंस को, बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी। उसके आज़ादी के बाद में भी ये इशू ठंडा नहीं हुआ। सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में 1980 के दशकों में काफ़ी बहुत ज़्यादा घातक एक प्रकार से एजिटेशन स्टार्ट हुआ था और 1200 लोगों की वहाँ पर जाने गई थी। सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में ये एजिटेशन हुआ था। तो 1988 के आसपास ज्योति बसु जो मुख्यमंत्री थे वहाँ पे उन्होंने इस इशू को थोड़ा बहुत रिजोल्व करने की कोशिश करी, लेकिन बाद में 2007 में गोरखालैंड जो गोरखा जनमुक्ति जो मोर्चा है उन्होंने इस इशू को फिर से पूरे जोर शोर से उठाया। उनके जोर शोर से उठाने के बाद में 2011 के अंदर में एक एग्रीमेंट साइन हुआ ममता बनर्जी के बीच में और विमल गुरांग जो ये गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है उनके हेड थे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की बात हुई थी उस समय, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया कि काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है और जो वादे किए गए थे उन वादों को नहीं निभाया जा रहा है। तो इन बातों के कारण में अब फिर से स्टेट की जो मांग है उठने लगी है। अब आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 3-4 चीज़ें मुख्य तौर पे कहता है। आर्टिकल कहता है कि देखिए बहुत छोटा स्टेट है, जो जिस स्टेट की मांग हो रही है गोरखालैंड वो अपने आप में वायबल नहीं होगा, काफ़ी छोटा स्टेट वो बनेगा और अपने सस्टेन नहीं कर पाएगा, सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। तो क्या सोल्यूशन निकलता है इस बात का, देखिए सोल्यूशन ये निकलता है कि पैसे दिए जाएं, बातचीत से समस्या सुलझाई जाए,
ऑटोनमी और ज़्यादा दी जाए ताकि वो अपने जो इश्यूज हैं अपने हिसाब से टैकल कर सकें। और जो लैंग्वेज का इशू था फिलहाल, जो गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे दार्जिलिंग के अंदर में बंगाली लैंग्वेज को इंप्लीमेंट कंपलसरी बनाया जा रहा था स्कूलों के अंदर में 10वीं तक की क्लास तक, तो ऐसे डिसीजंस नहीं लिए जाने चाहिए बिना कंसल्टेशन के, बिना सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किए, बिना उनकी सहमति के। तो और क्या किया जाना चाहिए, टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि वहाँ पे अगर किसी तरह की गरीबी है वो दूर हो सके। दार्जिलिंग के जो वहाँ पे टी प्लांटेशंस हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे ये जो है मुख्य लाइवलीहुड इशू है, मुख्य का मतलब काफ़ी बड़ा लाइवलीहुड इशू है। और उसके बाद में देखिए लोकल पंचायत को भी अगर डेवलप किया जाए, अच्छे से उनको एम्पावर किया जाए, तो भी जिस प्रकार की मांगें उठ रही हैं, ना सिर्फ अभी यहाँ पे गोरखालैंड के अंदर में और भी हमारे देश के कई हिस्सों में, तो वो मांगें उठनी बंद हो जाएंगी अगर लोकल पंचायत को अच्छे से एम्पावर किया जाता है। तो एक छोटा सा इशू अब ये है, इंडियन एक्सप्रेस का छोटा सा आर्टिकल है, वैसे देखिए ज़्यादा वैसा आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ बता दिया गया है। ये कहते हैं कि सिक्योरिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, सिक्योरिटी के पेपर में यूज हो सकता है। ये कहते हैं कि देखिए सिक्योरिटी में अभी फिलहाल इंडिया काफ़ी सारी समस्याएं झेल रहा है। बॉर्डर की बात की जाए तो 5000 किलोमीटर का ऑलमोस्ट का हमारा जो बॉर्डर है काफ़ी डिस्प्यूटेड है। अगर रीजनल उसके खतरों की बात की जाए तो पाकिस्तान लगातार जो है वो टेररिस्ट भेजता जा रहा है, और अभी तो चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली, और काफ़ी इंटरनेशनल पटल पे भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाता है चाइना के द्वारा। जो सीपैक आ रहा है चाइना के द्वारा पाकिस्तान से, चाइना के अंदर में, तो सीपैक कहने के लिए तो देखिए इकोनॉमिक फ़ायदा इससे होगा चाइना और पाकिस्तान को, लेकिन बाद में जाके चाइना इसको मिलिट्री तौर पे यूज करेगा, ये भी कोई बहुत एक प्रकार से जगजाहिर है, क्योंकि फिलहाल अभी से ही जो ग्वादार पोर्ट वहाँ पे बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, सिक्योरिटी चाइना ही प्रोवाइड कर रहा है। तो और क्या है, इंटरनल भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, नक्सलाइट की प्रॉब्लम मान लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम मान लीजिए, या फिर आप जो ये प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स, या फिर जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो अब दूसरा रूप भी धारण करती जा रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से हैकिंग हुई और एक रैंसमवेयर जो अटैक हुआ, और बाद में जो स्पेस वार है वो भी हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं डिस्कस की गई हैं। तो एक ब्रॉड आर्टिकल है, अंदर कुछ डिटेल्स नहीं बताई पई हैं, सिर्फ एक इनमरेट की गई है कि कौन कौन सी सिक्योरिटी समस्याएं हैं। तो ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में जो आर्टिकल था थोड़ा सा ब्रीफ से हमने डिस्कस किया। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से आज में रिकैप कर लेते हैं, कौन सा हमने डिस्कस किया, कहां पे उसका यूज होगा। सबसे पहले देखिए आरबीआई से रिलेटेड जो आर्टिकल था उसका यूज होगा पेपर 3 के अंदर में। पेपर 3 के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है और क्यों ये लाई गई थी, कंटेक्स्ट क्या था। उसके बाद में जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया सऊदी अरेबिया वाला, वो डायरेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं उसका यूज हो सकता है। हमने कंटेक्स्ट डिस्कस कर लिया, आगे जो भी आर्टिकल आएगा तो वो ये कंटेक्स्ट हमारा मददगार रहेगा। उसके बाद में हमने कैटल रूल्स डिस्कस किए, तो इस चीज़ को तो देखिए ऐसे में ज़्यादा यूज किया जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हाँ भी बताइए सरकार ने क्या नए रूल्स लाए हैं, क्यों इस पर विवाद था, कम ही चांस है। क्यों? क्योंकि देखिए इस प्रकार से जो इशू बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है ना डिफरेंट पार्टीज के बीच में, जो धर्म के बीच में, इस प्रकार से उस पर यूपीएससी आमतौर पे क्वेश्चन कम ही पूछती है। तो ऐसे के अंदर में हम इस तरह की चीज़ों को यूज कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो इशू बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रूप धारण कर लेता है ना, डिफरेंट पार्टीज एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने लगते हैं, तो वो इशू हमारी पढ़ाई के हिसाब से कम रेलेवेंट हो जाता है। उल्टा है, जिस चीज़ों को न्यूज़पेपर्स ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो चीज़ें हमारे लिए कम महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते इस चीज़ को, वैसे बता रहा हूँ। अब देखिए और कौन सी, अगला जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया जो एनसीबीसी वाला था, बैकवर्ड क्लास का था, तो इस पे तो डायरेक्ट भी आ सकता है क्या है ये, और फेडरलिज्म का इशू आए तो एक एग्जांपल को भी हम यूज़ कर सकते हैं किस प्रकार से फेडरलिज्म आजकल डाइल्यूट हो रहा है, एनसीबीसी जो गवर्नमेंट बना रही है। और बाद में गोरखालैंड का इशू था, उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जनरलाइज क्वेश्चन आएगा कि छोटे स्टेट्स या बड़े स्टेट्स होने चाहिए, छोटे स्टेट्स होने चाहिए, स्टेट्स को डिवाइड किया जाना चाहिए। तो एक एग्जांपल यूज कर सकते हैं, जो सॉल्यूशंस हैं वो हर तरह के स्टेट की समस्या में उस एग्जांपल्स को यूज किया जा सकता है। उसके बाद में जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी, तो उन प्रॉब्लम्स को बस थोड़ी बहुत हमने जो प्रॉब्लम ब्रीफ में डिस्कस करी थी उनको यूज किया जा सकता है। अगर ब्रॉड क्वेश्चन आता है तो व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो ये 4-5 प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी, उनको यूज किया जा सकता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।